नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक में हुए मेगा रोड शो से बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कर्नाटक में जीत का परचम लहराने के लिए सड़कों पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का खासा समर्थन भी मिला है। वहीं कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी कर्नाटक में खूब दमखम लगाते हुए नजर आए और लगभग 4 सालों में आपने देखा 4 साल के बाद कांग्रेस को बूस्ट करने के लिए, बूस्टअप देने के लिए सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी। कांग्रेस भी कर्नाटक में एंट्री के लिए अपना मैनिफेस्टो लेकर आई जिसमें तमाम वादे किए गए हैं। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की जनता की नजर बेरोजगारी, जो बुनियादी सुविधाएं उनकी होनी चाहिए वो, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दों पर लगातार लगी हुई है। लेकिन नेता आप देखिए इन मुद्दों को ना छूकर कुछ और ही करने में लगे हुए हैं। कई सियासी मुद्दे खड़े कर दिए हैं जिन पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। सियासी मुद्दों से परे कर्नाटक चुनाव में राजनीति का गिरता स्तर भी गाली गलौज तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल फिल्म द केरला स्टोरी के मुद्दे पर भी काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। तो क्या कर्नाटक के मुद्दे आने वाले चुनावों का एजेंडा तय कर रहे हैं? इस सवाल और कर्नाटक चुनाव से जुड़े अन्य सवालों के साथ ही शुरू करते हुए आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज शाम आप जानते हैं चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 को आ जाएंगे नतीजे। तो किसके दावे में कितना जोर रहा, किसका दांव कितना कारगर रहा है, जमीनी स्थिति अभी क्या है, वो भी हम समझेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। कैंपेन शुरू हुई है। हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, 5 गारंटी। अरे राहुल बाबा, आप जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अभी अभी यहां बहुत घूमते हैं। ये राहुल बाबा ने गुजरात में भी 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। आप बेरोजगार हो। क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि आपकी जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, उसने आपसे 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किया है। तो प्रधानमंत्री जी, 1.5 लाख करोड़ रुपए का कितना पैसा दिल्ली वाले इंजन को मिला? 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। सोनिया जी 20 साल खाली एक ही काम में लगते रहा कि कैसे राहुल जी को कुछ बनाया जाए। जो व्यक्ति का खुद का गारंटी नहीं है, वो कर्नाटक का गारंटी कैसे ले सकता है? आप थोड़ा मुझको बोलिए। तो आज कर्नाटक का जो विकास है, ये कोई गांधी फैमिली ने नहीं किया। ये जो विकास है, कर्नाटक का मेहनती लोगों ने किया। एक दिन आपका देखिए, उनका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा हो जाता है, नेक्स्ट दिन उनका चेहरा अमूल बेबी जैसा हो जाता है। चर्चा में मेरे साथ मेहमान बीजेपी स्पोक्सपर्सन सतीश लखेरा साहब जुड़ गए हैं और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ जुड़ेंगी रखेंगी। एस शंकरना जेडीएस स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट विजय ग्रोवर जी भी हमारे साथ होंगे। साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन जो कि विश्लेषण करेंगे वहां पर माहौल क्या के जरिए लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति कर्नाटक में इस बार चुनाव में बनी हुई है, और कुमार गौरव भी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। तो पहले विश्लेषण के लिए राजीव रंजन का रुख कर देते हैं। राजीव, आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 को नतीजे भी आ जाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक चीज देखी है कि जो जो नेता दिल्ली से कर्नाटक गए हैं और वापस आए हैं, हर किसी ने अपनी जीत का दावा किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा जोर इस बार लगा दिया है दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए। अब चूंकि वहां पर हर गाँव में, हर शहर में आप गए और माहौल क्या है के जरिए दिखाने की कोशिश की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जमीनी हकीकत क्या है और ये जो दांव चले हैं पार्टियों ने, उनका कितना वहां पर असर है? देखिए विपनेश, अपनी बात कहने से पहले
मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ, एक विज्ञापन दिखाता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर्नाटक के कन्नड़ अखबारों में और अंग्रेजी अखबारों में दिया है। उससे आपको पता चल जाएगा कि चुनाव शुरू कहाँ से हुआ था और चुनाव अब पहुँचा कहाँ है। मतदान से ठीक पहले जब आज चुनाव प्रचार खत्म होगा, ये देखिए, ये पूरे पेज का विज्ञापन जो इसमें निकला है, मैं अंग्रेजी वाला आपको दिखाता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है। इसमें हेडिंग है कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार। अब इधर देखिए, लेट्स कंपेयर, तुलना कीजिए। यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। विल विड्रॉ द एंटी काउ स्लॉटर लॉ, यानी कांग्रेस कहती है कि गौ वंश निषेध का वो कानून वापस करेंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ वो वापस करेंगे। टीपू सुल्तान के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। टीपू की जयंती सेलिब्रेट करेंगे। बजरंग दल को बैन करेंगे। वो कांग्रेस कहती है कि जितने जो पीएफआई जैसे संगठन है 1600 उनके जो केस है वो ड्रॉप करेंगे। और वो लिखते हैं कि कांग्रेस कहती है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म करके एक कम्युनिटी को देंगे, गिव टू वन कम्युनिटी। इसमें कहीं भी विकास, कहीं भी रोजगार, कहीं भी किसान, कहीं भी लड़कियां, कहीं भी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ जो अपनी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो आप देखिए। रियल सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशंस फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हम रिजर्वेशन देंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई को बैन करेंगे जो ऑलरेडी बैंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक में लाएंगे और बनवासी, परशुराम, कावेरी सर्किट और गंगापुर कॉरिडोर बनाएंगे। एंशिएंट कल्चरल साइट्स को जो यहाँ के सांस्कृतिक स्थल हैं उसको डेवलप करेंगे। 25,000 गरीब फैमिलियों को देंगे जो कि तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ की यात्रा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के बारे में लिखा है वो भी क्या लिखा है और अपने बारे में जो लिखा है, यहाँ भी कहीं शिक्षा की, रोजगार की, किसान की, नौजवान की, महिला की बात नहीं है। ये सीधे सीधे आपको इस आज के एडवर्टीजमेंट से पता चल जाएगा कि चुनाव शुरू कहाँ से हुआ था और चुनाव पहुँच गया कहाँ पर। कांग्रेस पार्टी, दरअसल मैं आपको विपनेस असलियत ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ और तो उसके पास मुद्दों की कमी थी। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे नहीं तलाश पा रही थी कि कर्नाटक में चुनाव वो कहाँ से शुरू करे। बोम्मई जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो मास लीडर नहीं है, उनका नाम लेकर के वोट लेना बहुत मुश्किल काम था। दूसरे जो सबसे बड़ा मास लीडर है बीजेपी में, येदियुरप्पा, वो पार्टी में साइडलाइंड है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन वो ताकत, वो जलवा जो येदियुरप्पा का शुरुआती दिनों में था या बीजेपी में जो ताकत थी वो अब बहुत कुछ मार्जिनलाइज हो गई। तीसरी बात ये थी कि सरकार पर करप्शन का आरोप, कांग्रेस पार्टी ने जो फ्रीबीज के वादे किए थे और वो बहुत पहले ही वादा कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार, यहाँ से दलित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा सिद्धारमैया आज की तारीख में भी पैन कर्नाटका सबसे लोकप्रिय नेता। तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था और भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही थी कि चुनाव में उसको कहाँ से खड़ा होना है। और संयोग देखिए या प्रयोग देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना था उसी दिन सुबह के टाइम कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लिया और बस वहीं से किक मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। और प्रधानमंत्री ने पूरे अपने भाषणों में, अपने रोड शो में, अपने सारी चीज़ों में आपने देखा होगा बजरंगबली उनके रोड शो में चल रहे थे और हर जगह उन्होंने नारे लगाए। और अकेले दम पर मैं कहूँगा कि एक बजरंग दल और बजरंगबली का नाम लेकर और अपनी मेहनत और अकेले दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी कर्नाटका बीजेपी को, पूरे के पूरे कर्नाटक चुनाव को अपने कंधों पर लेकर आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं 12-14 दिन कर्नाटक में घूमने के बाद, 15-16 जिलों में जाने के बाद, ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने के बाद मुझे आपको ये मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि अब 13 तारीख को सरकार किसकी आएगी। पलड़ा कांग्रेस का बहुत भारी था, उसमें नुकसान उसका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत नीचे था, वो चुनाव बहुत चढ़ा है और
बहुत सारे बेल्ट में, खास करके जो कोस्टल कर्नाटका है, मैंने आपको पहले भी कहा था, वहाँ पर केरला से सटे होने की वजह से और पीएफआई जैसे और पहले के भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में है, वो ज़्यादा सक्रिय उसी कोस्टल बेल्ट में रहे, तो उसका एक रिएक्शन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन में है। और इसी वजह से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इनरोड्स, जो पहले जो कहा जाता है ना कि कर्नाटका दक्षिण का गेट है भाजपा के लिए, वो गेट खोला कोस्टल कर्नाटका के रीजन ने। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ से लगातार जीतने का क्रम चालू हुआ। वहाँ ऐसे ऐसे भी जिले हैं जिसमें सारी की सारी सीटें या एक कम छोड़कर बीजेपी के पास अभी हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये इलेक्शन कर्नाटका का एक पार्ट ऐसा है जिस पर रिलीजियस आधार पर, रिलीजन के नाम पर धर्म का कार्ड चलता है, और एक बड़ा इलाका है जिस पर जाति का कार्ड चलता है। अब जाति वाले इलाके में धर्म का कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, उसको चलाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जहां कोस्टल इलाके हैं वहाँ वो चल रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी की स्थिति में आ गए हैं, मैं कह सकता हूँ। और ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भाषाई दिक्कत भी आप जानती हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर पाना, उनकी बातों को जान पाना थोड़ा मुश्किल आता है कर्नाटका में। लेकिन मैं इतने दिन रहने के बाद आज ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि इस समय चुनाव में भारी कौन है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत भारी थी उसके पास, और उसने पूरी कोशिश की कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक जो मौका दिया उसने अपना चुनाव पूरा खड़ा कर लिया। जी, तो ये अभी ज़मीनी सच्चाई है जो राजीव ने आपको बताई है, और ये ऐसा नहीं है कि पढ़कर देखकर, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और वहां पे लोगों से बात की, जाना, तब आपके सामने ये हकीकत रख रहे हैं। कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, आज कुछ घंटे का ही आखिरी जोर बचा है, उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की लीडरशिप ने पूरी जी जान लगा दी इस बार, हमने देखा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मेहनत करते हुए कर्नाटक में देखा गया है। तो बीजेपी को क्या लग रहा है, बीजेपी क्या सोच रही है अपने तमाम, चाहे मुद्दों से हटकर बयानों पर बात की हो या रोड शो किया हो, रैलियां की हो, भाषण किए हो, हमले किए हों, तो बीजेपी कितनी आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर? हालांकि राजीव कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला दोनों पार्टियों में कड़ा है। देखिए, बिल्कुल जो राजीव रंजन बता रहे हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्थिति वैसी ही है। हाँ, एक बात ज़रूर है जो राजीव जी ने भी कहा कि बीजेपी का चुनाव उठा हुआ नहीं था और बजरंग बली की एंट्री के साथ ही चुनाव उठ गया है। हालांकि ये बात आपको मानना होगा, क्योंकि कर्नाटक में भले ही कितने भी केंद्रीय नेता जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, गृह मंत्री जाएं, नड्डा जाएं, हेमंता बिस्वा शर्मा जाएं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उतारा गया वहाँ चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो जाहिर सी बात। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक में अगर कोस्टल कर्नाटक, जहाँ बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है, 19 सीटों में से 16 सीट उसके पास है, 3 सीटें कांग्रेस के पास है, वहाँ पे जो एंटी इनकम्बेंसी का असर होता इस चुनाव में, चूंकि कर्नाटक में स्थिति पिछले कुछ समय से अगर बीजेपी की देखें तो मुख्यमंत्री बदलने से लेकर करप्शन के आरोप को लेकर कुछ स्थितियां खराब थी उस बेल्ट में भी, लेकिन कम से कम हनुमान की एंट्री और बजरंग दल की एंट्री ने, जिसको बीजेपी ने बजरंग बली के तौर पे कन्वर्ट किया, उसने कोस्टल कर्नाटका इलाके में जो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान होता, उसको अब वो नुकसान होने से रोक दिया है और वहाँ बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी, ये बीजेपी को लगता है। लेकिन मोटे तौर पर कर्नाटक में 3 बड़े नेता हैं, येदुरप्पा हैं, लिंगायत वोट बैंक का एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण आधार बीजेपी का वही रहे हैं, और इसके अलावा सिद्धारमैया पिछड़ों के नेता हैं, और वहीं HD कुमार स्वामी हैं, वो अपने जो उनका समुदाय है वो कालीगा उसके स्थापित नेता है। और पिछले 30 सालों में कर्नाटक के इतिहास में ये देखा गया है कि सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत में पहुंचने में उनकी हवा निकल जाती है, हालत बिगड़ जाता है, क्योंकि तीसरी शक्ति यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में जैसा पिछले 30 साल से है वैसे ही अभी भी है, यानी HD देवगौड़ा के पास वोकालिगा वोट बैंक का आधार अभी भी है, और 25 से 35-40 सीट के बीच में वो हमेशा रहते हैं, और ये 25 से 35 सीट जो है वो बाकी दोनों दलों को बहुमत तक पहुंचने का रास्ता रोक देता है। तो वही स्थिति अमूमन अभी भी बनी हुई है। हालांकि लिंगायत समुदाय के लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लिंगायत वोट ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा।
कुछ ऐसा जमीन पर देखने को मिला भी है। वीर शैव लिंगायत का जो एक ग्रुप है, एक समुदाय है, उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कल उन्होंने पत्र जारी करके अपने अनुयायियों से कहा है कि वो कांग्रेस का समर्थन करें, क्योंकि बीजेपी में जगदीश सच्चारा और लक्ष्मण सावदी को सम्मान नहीं मिला। तो लेकिन पूरा का पूरा अभी भी एक तरह से देखा जाए तो लिंगायत का जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है, और वो रहेगा कुछ हद तक। जहां कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत उम्मीदवार उतारे हैं वहां जरूर बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर काफ़ी मजबूत स्थिति में मिल रही है। इसके अलावा आप दूसरे इलाकों की अगर बात कर ले, बेंगलुरु का इलाका जहां प्रधानमंत्री का 2 दिन का रोड शो हुआ, बेंगलुरु और ग्रेटर बेंगलुरु, वहां भी कांटे की टक्कर होती है। अभी तक वहां कांग्रेस 20 थी और बीजेपी 19 स्थिति में आती थी। वहां के सीटों में ज़्यादा बड़ा हिस्सा 3-4 सीट कांग्रेस के पास ज़्यादा थी। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से रिचार्ज करने का प्रयास किया है अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर हनुमान का मुद्दा आने से पहले तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर निराशा थी। आपने देखा सीटों को लेकर जब सीट देने की बात आई, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात आई, तो उसमें भी काफ़ी देरी हुई, और बाद में आपने देखा कि उस देरी के बाद धीरे धीरे करके सीटों को जारी किया गया। तो वहाँ से, और इसके अलावा मुख्यमंत्री बदला गया, करप्शन के चार्जेस रहे, इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी का कोर वोटर, कार्यकर्ता के साथ साथ कोर वोटर भी एक तरह से निद्रा की अवस्था में था। उतना ज़्यादा उसके अंदर एक जोश जो होता है जो चुनाव में होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री की एंट्री, गृह मंत्री की एंट्री ने उन विश्वास दिलाया कार्यकर्ताओं को कि आप लड़ाई में हो, आप लड़ाई से बाहर नहीं है। इसलिए ये जोश जगाने के लिए तमाम केंद्रीय नेता उतरे और रिचार्ज किया एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इसका लाभ बूथ पे मिलता है। जब लोग वोट डालने जाते हैं या लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं, बूथ मैनेजमेंट जो होता है बीजेपी का वो कमजोर ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने इतनी कवायद की। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर आप बात कर लीजिए तो कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई। आज तक अभी पिछले कुछ समय से जो चुनाव हो रहा है, कहीं भी आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इतनी ज़्यादा सभाएं नहीं देखी होंगी। उसने जो 5 गारंटी जो दिए थे, और इसके अलावा इन दोनों नेताओं की जो सभाएं हुई, कहीं ना कहीं पहले इन सभाओं की संख्या कम थी, लेकिन जिस तरह से जोश देखा गया कार्यकर्ताओं का, उनकी सभाओं में भीड़ देखी गई, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं की संख्या बढ़ाई गई। आज भी हिंदी पट्टी से भले ही गांधी परिवार का जलवा खत्म हुआ हो, लेकिन कर्नाटक में ऐसा लगा कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को कि उनका जलवा अभी भी बरकरार है। गांधी परिवार की रिकॉल वैल्यू अभी भी कर्नाटक की राजनीति में है। इंदिरा गांधी ने वहां से चुनाव जीता था, राजीव गांधी की बात कर ले, इंदिरा गांधी की बात कर ले, इनकी वैल्यू है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई गई। तो लड़ाई काफी कांटे की है। जहां तक आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो पिछले 30 साल में कोई भी पार्टी ठीक ढंग से 2013 को सिर्फ छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त येदुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए थे, तो कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आई थी। लेकिन बाकी पिछले 30 साल में कोई भी पार्टी अपने दम पे बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है। हमेशा जेडीएस एक बीच में रास्ते का रोड़ा बनती है, और आज भी वही स्थिति है। भले ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है प्रधानमंत्री के जरिए, लेकिन वहां स्थिति आज ये, जैसा राजीव रंजन भी बता रहे थे, कि देखकर कुछ साफ नहीं है कि किसे बहुमत मिलेगा। इसलिए हमें 13 तारीख जब काउंटिंग होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। 10 तारीख को कार्यकर्ता मतदाताओं के अंदर क्या जोश होता है वो भी एक इशारा करेंगे। लेकिन अभी कंफ्यूजन की स्थिति है, सभी पार्टियों ने जोर लगाया है। अब आखिर में बीजेपी बूथ तक वोटरों को कैसे पहुंचाया जाए, उस रणनीति के तहत 2 दिन काम करेगी। जी ठीक है कुमार गौरव। सतीश लखेरा जी से मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। सतीश लखेरा जी मेरे सहयोगी दोनों, कुमार गौरव को भी आपने सुना, राजीव रंजन को भी सुना। एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट में जहां आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें तमाम बातें आपने की हैं, लेकिन जो कर्नाटक के मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, उसमें किसानों की बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए थी, युवाओं की बात होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगेगी इस पर बात होनी चाहिए थी, महंगाई पर कैसे लगाम लगेगी इस पर बात होनी चाहिए थी। ऐसा उसमें कुछ नहीं नजर आया। इसीलिए कांग्रेस आपके लिए बार बार कह रही है कि बीजेपी ना तो भ्रष्टाचार पर जवाब देती है और ना ही मुद्दों पर बात कर रही है। विघ्नेश जी, लगातार हम लोग भी कर्नाटक में काम कर रहे थे और कुमार भाई से हमारी लगातार 7 दिन मुलाकातें होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 सालों से सरकार थी और हमने काम, उस काम के एजेंडे को लेके भी हम गए कि हमने किस तरीके से प्रत्यक्ष रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से 55 लाख रोजगारों का डेटा हमने दिया, या हमने 27 लाख इज्जत घर बनाए हैं, 37 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया है, जो उपलब्धि हर सरकार लेके जाती है कि 7 लाख हमने पीएम आवास दिए हैं, या जब हमने जेडीएस के समय कुमार स्वामी साहब से किसानों के सम्मान निधि के लिए लिस्ट मांगी, उन्होंने 17 किसानों की लिस्ट दी। 54 लाख किसान जो है सरकार आने के बाद हमारे
15,000 करोड़ उनके खाते में गए हैं, या 3 ट्रिपल आईटी बनाई है, 11 एयरपोर्ट बनाए हैं, 7 मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाई है, और एशिया की सबसे बड़ी तुमकुर में हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री का स्थापना की है। इसलिए बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बना है या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बना है। ये सब विकास के काम थे, विकास ऐसे होता तो ठीक था। मगर जब कांग्रेस के पास, निहत्थी कांग्रेस के पास, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा और 5 दिन के बाद अपना घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में था हम बजरंग दल पीएफआई पर बैन लगाएंगे। वहीं से कांग्रेस ने इसे तुरुप का पत्ता माना और कांग्रेस का, जैसे आप कह रहे हैं लिंगायत को लेकर अभी राजीव जी या कुमार भाई ने कहा, लिंगायत समाज के अगर ये बहुत अच्छे सम्मानजनक, उनको सम्मान देने वाले लोग होते तो पूर्व मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा को या वीरेंद्र पाटिल साहब को किस तरह अपमानित करके मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति को बाहर इन्होंने निकाला था। इतिहास में जाएंगे तो ये कर्नाटक की जनता जानती है। हम उत्तर भारतीय अगर टीवी में बैठ के बोलेंगे तो अलग बात है, मगर कर्नाटक की जनता जानती है। उनके इर्द गिर्द कर्नाटक बदल रहा है, विकास सामने आया है और डबल इंजन सरकार का प्रभाव दिखाई दे रहा है। मगर धर्म के आधार पर आप कैसे, विपनेश जी आप भी जानते हैं, पीएफआई को बजरंग दल से आप कंपेयर करेंगे? बजरंग दल और दोनों में कोई समानता हो सकती है? एक धार्मिक संगठन, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम भक्तों पे गोली चली थी, लोग उसका श्रेय लेके मुस्लिमों के नजदीक जा रहे थे, ऐसे दौर में जब राम का आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, विपक्ष ने कोई बयान दिया तो आपने उसको मुद्दा बना लिया। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, उसको मुद्दा बना लिया, जबकि कर्नाटक के जो असल में इश्यूज थे उनको मुद्दा नहीं बनाया। तो आप पर यह भी आरोप है कि बीजेपी अपना असल मुद्दा हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर आ जाती है आखिर चुनाव के आखिर में। कांग्रेस तो इतनी सेकुलर पार्टी, पहले तो सेकुलर शब्द था ही नहीं, कांग्रेस ने सेकुलर डाला, उसके बाद कांग्रेस ने उस सेकुलर नाम पे क्या क्या नहीं किया। जिस कांग्रेस ने मुस्लिम और हिंदू के नाम पे देश के 2 टुकड़े भारत पाक कर दिए, जिसने मुस्लिम और हिंदू के नाम पे कश्मीर की समस्या दे दी, जिसने मुस्लिम और ये हिंदू और सिख के नाम पे इतने बड़े दंगे कर दिए, जिसका इतिहास, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो हमें बताएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, संघ को उसका आधार लेने के लिए, बजरंग दल को अपमानित करने के लिए अगर वो कह रहे हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं उनको आप बैन करेंगे, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे भारत विरोधी गतिविधि में है, आप कह रहे हैं कि हम उनको वापस लेंगे। और इनकी पिछली सरकार में जेल से छोड़े गए 1750 पीएफआई के दुर्दांत आरोपी छोड़े गए, 175 केस वापस लिए, तो गले में ये उनको लटकाते हैं और उसी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप टीवी में देखेगा, ये सारे लोग जेडीएस और कांग्रेस वाले बजरंग दल बोलेंगे, पीएफआई पे एक लाइन नहीं बोलेंगे। ये सड़क का गुंडा जो सेना के अध्यक्ष को बोल दे, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विपनेश जी, सतीश लकीरा साहब, आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्नाटक के लिए क्या जरूरी है? अगर हमारे लिए विकास जरूरी है विपनेश जी, नहीं, वो आपके एजेंडे में था ही नहीं। दरअसल जो विपक्ष ने बयान दिया, आपने उसको भुनाने की कोशिश की, यही दिखाई दिया चुनाव प्रचार के दौरान। आपकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है इसी में लगी रही। मैं आऊंगी दोबारा, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुमा आचार्य जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या काम किया है इस चुनाव प्रचार में? आप चले थे मुद्दों की बात करने, कुछ हद तक किया आपने, लेकिन बाकी क्या नफरती शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। दूसरा ये कि जहां जहां आप गारंटी देते हैं वहां फेल हो जाते हैं, जैसे गुजरात में आपने गारंटी दी और अब कर्नाटक में 5 गारंटी दी हैं। तो जब जब कांग्रेस ने गारंटी दी है उसका हश्र क्या है, गुजरात का चुनाव बता रहा है। विपनेश जी, हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस ने अपनी गारंटी पर जीता है, और जो भी प्रदेश के लोग अपनी लोक संस्कृति को प्यार करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल उन मुद्दों पर बात करती है, हर चीज को वो एक चश्मे से देखती है। जैसे हमने अभी थोड़े समय पहले देखा था नंदिनी और अमूल का जो विवाद हुआ था, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश के लोगों के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है। जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो डिप्लोमा होल्डर 1500 दिए जाएंगे, इसी तरह से गृह लक्ष्मी योजना होगी। तो आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम आई है, तो ये उन लोगों का ये कहना, जो लोग जिस समय भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जो लोग भाग खड़े हुए थे, जो लोग कहीं नहीं दिख रहे थे, वो लोग आज उसी तरह से अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो लेकर खड़े हुए हैं।
कहीं खड़गे जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, कहीं सोनिया जी के ऊपर अपशब्द कहे जाते हैं। इन सब को कर्नाटक की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग इन सब से किसी तरह प्रभावित नहीं होते, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और चूंकि मैं वहां खुद रही हूं 2.5 साल, तो मैं जानती हूं कि वहां के लोगों को शांति चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह हमने सैलाब देखा था कर्नाटक में, वो अपने आप बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो उनके लौकिक जो उनका वहां का लोकल जो मुद्दे हैं उसको कहीं पर भी वो उसको एड्रेस ही नहीं करती। और 40% कमीशन की सरकार, ये सबने देखा है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की थी उसने भी ये लिख कर गया था वो। और उसके बाद हमने देखा है, कैमरे पर देखा है कि इनके विधायक जो है वो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो लोग न्याय करेंगे, कितना भी ये लोग बरगला लें, कितना भी धार्मिक कार्ड खेल लें, लेकिन कर्नाटक की जनता न्याय करेगी। आप पहले मजबूत दिखाई दे रहे थे कर्नाटक में लड़ाई में, लेकिन जैसे जैसे आपके नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए उसमें आपकी लड़ाई कमजोर हुई है अनुमा आचार्य जी, मुद्दों से जब आप भटके तब। विपनेश जी, दरअसल ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो बैटरी चार्ज करने के लिए उन्होंने धार्मिक कार्ड खेलते हुए बजरंग दल जैसे गुंडा ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग बली के सामने जोड़ा, और जो अपने आप में जो हिंदू लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत करता है। तो आप चिंता नहीं करिए, ऐसे इनके कार्ड के बावजूद भी जो बैटरी चार्ज करने की बात हो रही थी, बैटरी इनकी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये बैटरी सिर्फ 2 मिनट के लिए चार्ज थी। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में और रोड शो में कल हमने देखा क्या हालात थे, बार बार एक ही व्यू को रिपीट किया जा रहा था, भीड़ थी नहीं। और थोड़ा बहुत ये मीडिया के माध्यम से जो प्रचार करने की, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता उसका सीधा सीधा जवाब 13 मई को देगी। हम और आप दोनों जुड़ेंगे और ये सब अपने सामने देखेंगे। सतीश जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी जल्दी से। कागज में छापा हुआ है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने पीएफआई तो मुंह खोला नहीं, हिडन एजेंडा है, फाइनेंस किया जा रहा, मदद की जा रही, उनके साथ किया जा रहा। एक लाइन बोलते गुंडा संगठन बोलेंगे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जिनका विरोध कर रहे थे राम का, जिन राम को आपने कहा राम काल्पनिक है, पूरे रोड़े अटकाए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने, जिस राम से आपका कोई मतलब नहीं है, उस राम के भक्तों को, उस संगठन को जिन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, उन्हें गुंडा बोलेंगे। पीएफआई में बोलिए तो देश की दुनिया भर की श्रीमान राम का आपके ऊपर आपका कोई एकाधिकार नहीं है। सेना की पृष्ठभूमि आप अपने को बताती है, आप बोलिए। तो आप इस तरह की बातें ना करें, ये इस तरह की भड़काने वाली बातें करने की कोई जरूरत नहीं सतीश जी, अनुमा आचार्य जी, यही तो मैं कह रही थी कि आपकी बातों से झलक रहा है कि आपके लिए एजेंडा क्या है। कर्नाटक के मुद्दे तो नहीं है, इन बातों से साफ तौर पर नजर आया। मैं आती हूँ जेडीएस प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, फिर विजय ग्रोवर जी मैं आपके अरे इनको इन पर बात ही नहीं होनी चाहिए थी सर। क्या चाहती है जनता? लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या चाहती है जनता कि राज्य की समस्याएं क्या है, कितना इनका निवारण हुआ है, आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हैं, युवाओं का फ्यूचर कैसे ब्राइट करेंगे? किसी ने बताया? नहीं बताया। ठीक है सर, पूरा पढ़ लिया है घोषणा पत्र, हमें मालूम है, आपके वादे भी अभी पढ़कर बताए थे। जेडीएस प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। एस शंकरना जी, आज भी क्योंकि इतने दिन से डिबेट में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जेडीएस आगे बढ़ेगी, अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। आप फिर उसी भूमिका में हैं कि आप किसी ना किसी पार्टी का साथ देंगे सरकार बनाने में। कार्यक्रम के आरंभ में राजीव जी ने एक इश्तिहार लिखा है पेपर का, बीजेपी का, इसमें सिर्फ धर्म का बारे में लिखा है, जाति के बारे में लिखा है और आरक्षण के बारे में लिखा है। कहीं भी कर्नाटक के फ्यूचर के बारे में लिखा है नहीं लिखा है। मैं दिखाना चाहूंगा आज का जेडीएस का पेपर का इश्तिहार, जेडीएस के पेपर का इश्तिहार, इसमें लिखा है कि जो भी युवा किसानों से शादी करेगा उस महिला को 2 लाख रुपए देंगे, जो भी बड़ा ऑपरेशन करवाएगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। बेरोजगारी के बारे में इधर लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है और एजुकेशन के बारे में लिखा है। ये है जेडीएस। मैं इसी की बात कर रहा था। हम धर्म के बारे में नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ आरक्षण के बारे में बात नहीं करते हैं, हम कर्नाटक के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। अरे कौन बोला, कौन से मैनिफेस्टो में बोला था कि युवा किसान से जो शादी करेगा उसको 2 लाख रुपए देगा बोल? वो जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी जी थे
जो डेवलपमेंट की बात कर रही है। इसलिए ये जो एक महीने से जो बीजेपी और कांग्रेस का जो नाटक चल रहा है वो आज रात को खत्म हो जाएगा और कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग आराम से शांति से बैठ के इस मैनिफेस्टो को पढ़ के एक डिसीजन पे आएंगे कि मई 13 तारीख को कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बोल। ठीक है, विनोद जी का मैं रुक कर लेती हूँ विजय जी का। विजय जी, इस बार कोई पार्टी आपको इस स्थिति में नजर आ रही है कि वो मेजोरिटी में आकर सरकार बना ले? जहां तक जो अभी मौजूदा हालात हैं उसमें साफ तौर से त्रिशंकु विधानसभा ही नजर आ रही है और जेडीएस की भूमिका एक बार फिर जो है वह सामने दिख रही है कि वह कुछ हद तक डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि इस बार शायद एच डी कुमार स्वामी को वो एडवांटेज नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बने और दूसरी पार्टी उनको सपोर्ट करे, क्योंकि जेडीएस के लिए भी खुद एक आइडेंटिटी का चैलेंज बन गया है कि अगर वह सत्ता में इस बार नहीं आती तो बहुत मुश्किल होगी। मेरी 2 दिन पहले एच डी कुमार स्वामी से बात हुई थी, तो जो मुद्दे यहाँ पर चर्चा में आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उल्टा मेरे से पूछा था, ये कहा था कि बीजेपी ये स्पष्ट करे कि अगर वह सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि एच डी कुमार स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक वन मैन आर्मी की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां पे उनके साथ किसी लोकल लीडर का साथ नहीं होता है, न किसी का वह जिक्र करते हैं, न किसी को मेंशन करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वह साफ तौर से खुल के नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री अपने कैंपेन को जो पिछले सरकार की परफॉर्मेंस रही है उससे दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनको यकीन था कि वे 40 से 45 सीटों तक शायद वे आ सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5-6 दिनों की जो डेवलपमेंट्स है उसमें साफ तौर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वे मुस्लिम वोट को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, जिसके चलते हुए शायद 20-25 सीटों में फिर भी एक निर्णायक भूमिका जो है जेडीएस निभा सकता है, ये खुल के नजर आ रहा है। अब मोदी फैक्टर जिसके ऊपर ये पूरा कैंपेन बीजेपी का डिपेंडेंट है, किस हद तक कामयाब होगा ये तो खैर 13 को पता लगेगा, लेकिन साफ तौर से एंटी इनकम्बेंसी थी है और स्थलीय लोग भी यही कह रहे हैं कि जो एक कन्नड़ स्वाभिमान या जो लोकल अस्मिता की जो बात की जाती है गली गलियारों में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जरिए नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूरा सब कुछ जो होगा रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलेगा। तो दिस इज वन फैक्टर, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने स्थानीय नेताओं को साथ रखा होता तो शायद कुछ फैक्टर्स उसमें काम आते, बट फिर भी जो एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि कांग्रेस भले ही एक डिवाइडेड हाउस थी, स्प्लिट हाउस था, जहां डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया बिल्कुल अलग राजनीति कर रहे थे, 2 कांग्रेस यहाँ पर दिख रही थी, बट जब भी जो लोगों के सामने चैलेंजेस हैं, शायद जो पॉलिसी होती है राजनीतिक दलों की कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, तो अभी ये बजरंग दल, बजरंग बली, पीएफआई, ये जितने मुद्दे अभी पिछले 5-6 दिनों में उठे हैं, शायद वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि अगर आप मतदाता को कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें बेटर गवर्नेंस दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इमोशनली अपलिफ्ट करके एक तरीके से आपका वोट हासिल करने की कोशिश कर सकता हूं। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन शायद ज्यादातर मतदाता अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर कैसी सरकार बनेगी, किसको वोट डालें और किन मुद्दों पर वोट डालें, ये क्लैरिटी अभी किसी के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। त्रिशंकु विधानसभा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, एक और छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब चाहती हूँ सर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जहां फाइट में थी, मुद्दों को जब तक उसने छुआ मजबूत लग रही थी, और जैसे उनके नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए उससे कांग्रेस की फाइट कमजोर हुई है काफी हद तक, जो नहीं देने चाहिए थे? बिल्कुल, अगर कहूंगा कि एक नहीं बल्कि 3 सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर लिए इस बार। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने जिस तरह से नालायक बेटा का बयान दिया, या फिर मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम। देखिए, मॉरल पुलिसिंग कभी भी कानून व्यवस्था से बड़ी नहीं हो सकती, और जो लखेरा जी बोल रहे थे कि बजरंग दल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के लोकल लीडर्स ज्यादातर बचते आए हैं बजरंग दल के साथ मंच शेयर करने में। अभी तक ये स्थिति होती थी कि उनको अवॉइड किया जाता था,
लेकिन अब पूरी बीजेपी बजरंग दल को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। फिर भी मतदाताओं के लिए बजरंग दल, बजरंगबली इशू कुछ हद तक फैक्टर बन गया है, लेकिन कांग्रेस के ये 3 सेल्फ गोल जो थे वो उनके लिए काफी महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव जब कांग्रेस की तरफ टिल्टेड नजर आ रहा था, अब ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस के लिए एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सपना देखना शायद मुश्किल दिख रहा है। आप रिस्पॉन्ड कीजिए क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ में हनुमाचार्य जी, फिर मैं सतीश जी से जल्दी से छोटा रिएक्शन चाहती हूँ। ये कहना है कि कर्नाटक की जो जनता है वो अपना निर्णय लेगी। उसे मालूम है कि उसे अपनी लोकल संस्कृति के लिए कांग्रेस का साथ देना है और कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। ये जो बाकी हो रहा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सतीश लखेरा जी। बजरंग की बजरंग दल के आतंकवादियों से संगठन टेरर। सतीश लखेरा जी, आखिरी कमेंट। जितने जी आप देख रहे हैं, कांग्रेस और जेडीएस दोनों प्रवक्ताओं ने पीएफआई नहीं बोला, क्योंकि ये प्यार है पीएफआई का। कुमार स्वामी शपथ ग्रहण के बाद पीएफआई के लोगों से मिलते हैं और ये इनका पुराना प्यार है, पीएफआई का पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी में माँ, बेटा, बेटी, पूरा खानदान वहां गया, पीएफआई पे नहीं बोले और अभी भी दोनों प्रवक्ता नहीं बोल रहे, छू नहीं रहे शब्द को। पीएफआई पे बोलना ही नहीं है, पीएफआई पे इतना प्यार है, वोट बैंक का प्यार है और दोनों में झींगा मुश्किल चल रही है। कौन मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेते हैं? अरे मुस्लिमों को आप अपमानित कर रहे हो क्या? मुस्लिमों के आइकन है पीएफआई, क्या मुस्लिमों बारे में बात करते समय लखेरा जी ठीक है, अभी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त ज्यादा है नहीं, आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 तारीख को वोटिंग है, 13 को नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं कि जनता ने किसको कितना सुना है और किसको जनता जिताएगी और किसको हराएगी, किसका दांव जो है वो चलेगा इस चुनाव में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।